और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। और मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और हिमांशु, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। खिलाफ वर्जी सीज फायर की यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि लेबनान का जो मुद्दा है, कल हमने देखा कि इजराइल उसे मानने को तैयार नहीं है कि शर्तों में लेबनान शामिल था, तो वहीं ईरान अपनी बात पर डटा हुआ है। अगर नहीं बातें मानी गई तो एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। किस तरह से इस सिचुएशन को हम समझें? और लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी देखिए, ये जो भी समझौते हुए हैं आपस में, जो सीज फायर के, इसमें कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा जो निगेटिव रोल है इजराइल का, खास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू का। वो नहीं चाह रहे हैं, और जो जर्नलिस्ट लॉबी है, जो कि फंडामेंटलिस्ट लॉबी है, वो ये नहीं चाहती कि पीस प्रोसेस जो है कायम रहे। उनको ये लगता है कि बहुत अच्छा मौका मिला है ईरान को सबक सिखाने का, और ईरान को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में ईरान जो है हमारे लिए बहुत एक खतरनाक जो है मुल्क साबित होगा, और हमारा इंटरेस्ट के लिए यही सबसे बड़ी वजह। आपने देखा होगा, बेवजह जो है इसराइल ने जब सीज फायर हो गया, उसमें ये भी शर्त थी कि लेबनान पे भी हमला नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है लेबनान पे हमला किया, और रिहायशी इलाकों में आपने देखा होगा हमला किया, और लगभग 250 करीब लोग जो उसमें मारे गए, और इंजर्ड भी 1000 से ज्यादा लोग हुए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन पीस चाहता है, कौन नहीं चाहता है। इसराइल ने जितने भी इंटरनेशनल लॉज थे, ह्यूमैनिटेरियन लॉज थे, सबका उसने वायलेशन किया है। किसी की बात नहीं सुन रहा है, यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा है। उसके बावजूद जो है पीस प्रोसेस की बात भी चल रही है। ट्रम्प मान गए थे, उसके बाद जो है फिर बाद में उनका भी कहना था कि लेबनान, या जो अमेरिकन जो है वो भी कह रहे थे कि लेबनान शामिल नहीं है। लेकिन इनको ये जानना चाहिए कि ईरान की जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूत स्ट्रांग तैयारी है, और इसराइल का भी वो बहुत नुकसान कर देगा। इसी वजह से शायद वो फिर दोबारा जो है सीज फायर की तरफ आ रहे हैं। और इस सीज फायर अगर नहीं होगा तो आप ये देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उनको इन्वॉल्व होने पड़ेगा इस वार में। और थर्ड वर्ल्ड की जो है, अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो है कंट्रीज के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं एक दूसरे से, इसमें दो राय नहीं है कि ऐसी चीजें भी आ जाएंगी जिससे कि पूरे इंसानियत है, ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और आप देख लीजिएगा कि पूरे जो है दुनिया में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस एक बड़े पैमाने पे आएगा, क्योंकि आप देखिए कोरोना के बाद जो है निगेटिव इम्पैक्ट जो आया जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, अभी वो पूरी तरह से जो है वो जी हट नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद आप देखें जिस तरह से ये वार एस्केलेट हो रही है, और उम्मीद है कि ऐसा लग रहा है कि और एस्केलेट हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये पूरे दुनिया के लिए जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और लोगों के जो है जरूरियात पे, या जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, खासतौर पे जो पुअर कंट्रीज हैं, जो बेसिक नीड्स जो लोगों की होती है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे अगर इसी तरह से एक क्राइसिस चलता रहा। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में एक एनर्जी जो पूरी दुनिया में जाती है, और बहुत से गरीब लोग जो मुल्क के लोग हैं वहां पे जॉब करने के लिए भी जाते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, जिससे कि वो अपने लोगों का जो है अपना जो उनका खर्च चलाते हैं। उसके अलावा जो है जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पे अच्छी खासी जो है इकोनॉमी को अपने मजबूत करते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज वहां से बहुत आता है, खासतौर से हम इंडिया ही की बात करें, इंडिया देखिए सबसे ज्यादा इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो गल्फ कंट्रीज से आता है। जी भले हम जी अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चाई है कि वो आता है। वो भी अगर बंद हो जाएगा तो हमारा भी बहुत बड़े नुकसान होगा, जी हमारा बिल्कुल। डबल देखिए, यही नुकसान हालात होगा। रहे तो दिक्कतें बहुत पेश आ सकती हैं और हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर सीज फायर बरकरार रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं शायद कुछ चीजें बेहतर हों, लेकिन उसके भी हालात कम ही दिख रहे हैं। हिमांशी सिंह जी अभी हमारे साथ है, इस वक्त जुड़ी हुई है। हिमांशी जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, सीज फायर तो हो गया 2 हफ्ते के लिए, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और इजराइल ये मानने को नहीं तैयार कि लेबनान भी शर्तों में शामिल है और लगातार हमले यहां पर कर रहा है, तो वहीं ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर खिलाफ वर्जी की गई, अगर बातें नहीं मानी गई तो सीज फायर टूट सकता है। तो ऐसे में क्या सिचुएशन बन सकती है? कल बैठक भी होनी है इस्लामाबाद में, आप किस तरह से आंक रही है?
जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो बैठक है वो तब होगी जब दोनों पार्टीज वहां पहुंच जाएंगी। इस्लामाबाद ने 2 दिन की छुट्टी दी है, रावलपिंडी भी 2 दिन के लिए बंद रहेगा, लेकिन सबसे आवश्यक जो चीज है उसमें है भरोसा, जो मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी मुस्तफा खमैनी साहब का भी जो बयान आया है वो भी बहुत क्लियर है कि हम अपनी संप्रभुता को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और संप्रभुता का मतलब है कि हॉर्मूज उनके पास रहेगा, वो परमाणुओं जो उनका एनरिच यूरेनियम है उसको लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम है उनका वैसा जारी रहेगा, और लेबनान में जिस तरह के हमले हिजबुल्लाह पे हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। तो अगर ये हम मान भी लें कि अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिस तरह से भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने बयान दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, दे ट्रीटेड एज अ अनक्रेडिबल कंट्री। दूसरी बात, नेतन्याहू बहुत क्लियर है कि वो जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अब द डेडलॉक पहला तो यहीं से शुरू हो गया है कि अगर वहां पर हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो क्या ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा, और अगर बैठेगा तो इसका सफल होना बहुत डाउटफुल है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 सूत्री अपना प्रोग्राम दिया था, और जब ईरान की तरफ से उनको अपना प्रोग्राम दिया गया था तो उसमें क्लियर था हिजबुल्लाह इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। लेकिन जो उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति का भी जो बयान आया है अमेरिका की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये गलतफहमी थी और किसी भी तरीके से लेबनान और हिजबुल्लाह इसमें शामिल नहीं है। तो डेडलॉक पहले से शुरू हो गया है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी बयान आया है कि हमें जरूरत है कि इस पूरे जो सीज फायर है उसका विस्तार बैरूत तक करना चाहिए, लेबनान तक करना चाहिए, नहीं तो ये दूसरा गाजा बन जाएगा। और जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, तो हिजबुल्लाह सिर्फ एक प्रॉक्सी नहीं है। देखिए, तकरीबन 700 अरब डॉलर ईरान जो है हिजबुल्लाह को हर साल देता है, जिससे उसकी हथियार आते हैं, जिससे उनका खाना पीना चलता है, वेतन दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब 700 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसके लिए ईरान कर रहा है तो वो उनको अकेला छोड़ देगा, स्पेशली इस समय जब हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से इजराइल को दबा के रखा हुआ है, नॉर्दर्न इजराइल को, और जिस तरीके से लगातार वहां से रॉकेट्स और मिसाइलें दागे जा रहे हैं इजराइल पर, तो एक तरीके से उनका एक लेफ्ट हैंड हो गया, और लेफ्ट हैंड को आप अपने शरीर से काट के नहीं फेंक सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वार्ता में शुरू होने से पहले ही काफी सारे डेडलॉक्स हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, तो पाकिस्तान कोई मीडिएशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। वो सिर्फ अपनी जमीन दे रहा है बैठने के लिए। लेकिन जब ये वार्ता होगी तो पाकिस्तान उस टेबल पे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर हम चीजों को देखें तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई भी कंट्री इस समय अपने आप को, चाहे हम देखिए तुर्की की बात करें, इजिप्ट की भी बात करें, तो वो मीडिएशन पूरी तरह से करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि अमेरिका अपनी जमीन चाहता है इस पे। और जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान को ये पता है कि चाइना ईरान का बहुत क्लोज है, क्योंकि 90% उनका तेल चाइना खरीदता है। और हॉर्मूज को खोलने के लिए भी उन्होंने कहा था कि अगर पैसे का लेन देन होगा तो चाइनीज करेंसी में होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को शायद उन्होंने चुना है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना भी कुछ हद तक क्लोज हैं। तो शायद ये छोटा मोटा भरोसा आप कह सकते हो। 900 किलोमीटर की सीमा इन दोनों देशों की मिलती है, पाकिस्तान और ईरान की। तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो इंटरनल जो उसके क्राइसिस होते हैं, और एक बॉर्डर पे अगर कोई स्क्रिमिश शुरू ना हो, क्योंकि आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल मुनीर का एक बयान आया था कि जिनको ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चले जाएं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनके देश के जो शिया हैं, स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट में कहीं सबसे ज्यादा शिया ईरान के बाद है तो वो पाकिस्तान में है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश इस वार्ता के द्वारा बिल्कुल। देखिए, बहुत अहम है ये जो बातचीत है, और उससे भी अहम है कि इस बातचीत का होना, क्योंकि पहले ये आज होनी थी, लेकिन फिर अब समझा जा रहा है कि ये बातचीत अब कल होगी, कल तक इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मोहम्मद शहजाद साहब, कहीं ना कहीं इजराइल की जो मंशा है उसके चलते ये जो सीज फायर में खिलाफ वर्जी हुई है, जो दखल देखने को मिल रही है, इस वजह से हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच में तो बातचीत हुई थी, लेकिन इजराइल शुरुआत से ही नहीं चाहता है कि सीज फायर हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इजराइल की वजह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी देखिए, जो जो जर्नलिस्ट लॉबी है वो कभी नहीं चाहेगी या वो अभी भी नहीं चाह रही है कि किसी भी तरह का सीज फायर। मैंने पहले भी कहा कि वो चाह रही कि बहुत अच्छा मौका है ईरान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो अमेरिका में है ज्यादातर जो देखिए जो जो स्ट्रांग लॉबी है वहां पे जो है ज्यूज लोगों की बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जो कि इजराइल फर्स्ट की नारा करती है और बात करती है। तो वो ये चाह रही है कि किसी भी तरह से सीज फायर ना हो और किसी भी तरह से जो है अमेरिका भी वहां से ना निकले और इसराइल का साथ दे, जिससे कि इसराइल अमेरिका को मिटा सके वहां से। क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे अगर ईरान बचता है तो आगे आने वाले दिनों में जो है ईरान जो है पूरे मिडल ईस्ट का किंग बन के वो निकलेगा और इसराइल की कोई बात वो नहीं सुनेगा और इसराइल एज ए स्टेट के लिए भी खतरा होगा। और खास तौर से जो वो अपनी बस्तियां जो बढ़ा रहा है इसराइल इलीगली तौर से, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसा रहे हैं वो जो इसराइल का लॉ है उसका भी वायलेशन है गवर्नमेंट कर रही है, जो उनका खुद का लॉ है। तो कहीं न कहीं उस लॉबी को पता है कि अगर ईरान मजबूत होगा तो जो फिलिस्तीनी लोगों का जो लीगल राइट है, जो उनका स्टेट एंटिटी की बात हुई थी, देखिए जब आजाद हुआ, जब इसराइल एक स्टेट बनाया गया उसी टाइम ये भी प्रॉमिस किया गया था कि फिलिस्तीनियों का भी है, फिलिस्तीनियन लोगों का भी एक स्टेट। आज तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। जो उनको एक टुकड़ा मिला भी हुआ है और फुल स्टेट नहीं है, उसमें भी जो है जो ये नई गवर्नमेंट है वो उसको जो एस्केलेट कर रही है, बढ़ा रही है जो अपनी नई बस्तियों को। तो ये कुल मिला के जो है उनको ये डर है कि कहीं ईरान मजबूत हुआ तो जो उनका लेजिटिमेट हक है, जो राइट है फिलिस्तीनी लोगों का, कहीं उनको न मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं चाहे कि सीज फायर हो। लेकिन आप ये जान लें कि ये जो ईरान जिस तरह से लड़ रहा है मजबूती से, जो उन्होंने कौमियत और नेशनलिज्म दिखाया है वो बड़ा स्ट्रांग दिखा है। और उसको जो दुनिया के जो एक जो फॉर्मर हम कह सकते हैं कि जो एक पावरफुल कंट्री था सोवियत यूनियन, जो है उसका जो पार्ट है रशिया, वो सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो चाइना जो है जो मजबूती से पूरे वर्ल्ड मैप पे आ रहा है तेजी से, वो भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो है ईरान इतने जल्दी झुकेगा। और इसराइल जो भी ज्यू लॉबी जो सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि वो उनका जो इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो पाएगा इस टाइम पे। तो ये इसमें हमारे कंट्री के लिए भी बहुत जरूरत है कि हम अच्छी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें और बैलेंस तरीके से जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करें। अभी जिस तरह से पॉलिसी चल रही है अभी काफी बैलेंस चल रही है। और जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडिया जो है एक अहम रोल आने वाले दिनों में जो है इसका हो सकता है। हिमांशु सिंह जी, आपको लगता है कि हिंदुस्तान का कोई रोल इस पूरे हालात के मद्देनजर हमें देखने को मिल सकता है? क्या भूमिका हिंदुस्तान की ऐसे में रह सकती है? देखिए, मुझे लगता है इस समय जिस तरह की डिप्लोमेसी इंडिया दिखा रही है दैट इज कमेंडेबल। क्योंकि हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो इस समय कतर गए हुए हैं और श्री जयशंकर जी यूएई में है। तो भारत जो है अपना हित इस समय साध रहा है। भारत को देखिए बहुत एक चीज क्लियर है कि इस समय जो युद्ध है वो बहुत ही तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अगर हम ईरान के साथ मिलकर अपने जो तेल के हित हैं, देखिए हम 140 करोड़ की जनता है और एनर्जी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए एनर्जी का होना और इन रूट्स का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। तो भारत को जिस तरीके से ईरान ने अलाउ किया है हॉर्मुज से आना जाना और ऑयल लेके आना, क्योंकि अमेरिका ने खुद ईरान को अलाउ किया था कि वो 30 दिनों तक तेल बेच सकते हैं, तो उसमें हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी को सिक्योर करें। चाहे हम रशिया से लें, चाहे हम वेनेजुएला से जो अमेरिका तेल बेच रहा है वो लें, चाहे हम ईरान से लें। देखिए, मुझे लगता है डिप्लोमेसी में जो बात कही जाती है वो तो जरूरी होती है, लेकिन जो नहीं कही जाती है वो उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। और कई बार देखिए कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। जब आप फालतू की बयानबाजी में नहीं उतर रहे हैं और आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट को लेके चल रहे हैं जिसमें कि आप देश हित को सबसे ऊपर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अनावश्यक कहीं पे ट्वीट करने की या जबरदस्ती आपको मीडिएशन करने की या हर जगह आपको कूद के जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर देश इस समय, देखिए जब अब ये युद्ध समाप्त होगा तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि हर देश जो है अपने हित सर्वोपरि रख रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत जिस तरह से अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी रिक्वायरमेंट का है, अगर उसको मिटिगेट करने में
सक्सेसफुल हो रहे, तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक विन ही है। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह बोलें और आप बयान दें, बयानों से बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और उनको फिर वो डिलीट कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब इजराइल को कैंसर कहा है, फिर इजराइल का उस पर पलट जवाब आया है कि ये बहुत शर्मनाक चीजें। तो इट इज बेटर कि आप कुछ ना बोलें, आप अपने जो हित हैं उनका काम करें, रादर देन गेटिंग एम्बैरेस्ड और सेइंग समथिंग कि जिससे चीजें खराब हो। इट इज बेटर कि आप बैक चैनल में जो आप कर सकते हैं वो आप करते रहें। जी जैदी। जी बिल्कुल। शहजाद साहब, ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर उनके मुताबिक चीजें नहीं होंगी तो और खतरनाक हमले हो सकते हैं। तो क्या सिचुएशन आने वाले दिनों में और दिक्कत वाली पैदा हो सकती है? क्योंकि पहले ही हमने देखा इन 40 दिनों में किस तरह से पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। हिंदुस्तान में भी कितनी किल्लत गैस की और पेट्रोल तेल की तमाम चीजें हम देख रहे थे। ऐसे में अगर खिलाफ वर्जी होती है यहाँ पर सीज फायर की, हालांकि इजराइल इससे पहले ही कर चुका है, लेकिन पूरी तरीके से अगर ये टूटता है तो और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल हालात बिगड़ेंगे और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उस पे इसके बड़े बुरे असरात होंगे, निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। इंडिया में भी उसके निगेटिव इम्पैक्ट दिखेंगे। जहां तक ईरान की बात है, मुझे नहीं लगता ईरान किसी भी तरह से झुकेगा। मैंने पहले भी कहा कि ईरान की तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने तैयारी की। और दूसरी चीज, अभी देखिए कई रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं, कई अमेरिकन सर्वे भी हैं कि अभी ईरान ने जो है सिर्फ 20% जो है अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो उसके वेपन्स, अभी 80% उनके जो वेपन्स बाकी हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि इस वार में अभी बहुत चीजें बाकी हैं और ईरान के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, और जिससे कि वो इनको लंबी जंग में जो है फंसा सकता है। खासतौर से जो है यूएस अगर इस जंग में फंसता है तो इसका डायरेक्टली फायदा जो है रशिया को होगा। और रशिया जो है पूरी तरह से जो है वो यूक्रेन पे कंट्रोल कर लेगा, और खास तौर से जो नेबरिंग कंट्री उसके हैं उस पर भी वो कंट्रोल करेगा, जो कि नेटो के कई मेंबर्स भी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वार जो है सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को, पहले भी मैंने कहा कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ वर्ल्ड जा रहा है। इस वार से डिसाइड होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किसकी बादशाहत होगी, क्योंकि अभी सेकंड जो खासतौर से कोल्ड वार के बाद आपने देखा सिर्फ अमेरिका का डोमिनेंस था, उसके अलाइज का डोमिनेंट था। लेकिन ये इस वार से बिल्कुल एक क्लियर निकल के आएगी चीज की कौन इसका बादशाह होगा, कौन किंग होगा, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। क्या सचमुच में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो हालात है, मुझे नहीं लगता कि ईरान भी किसी भी तरह से जो है रुकने के लिए तैयार होगा, या इनकी किसी भी शर्त को जो है थोपी हुई शर्त को मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर हॉर्मुज की डिप्लोमेसी उसकी कामयाब रही तो उसकी जो भी उसके नुकसानात हुए हैं, जो भी उसके जो है उसको भरपाई बड़े आसानी से कर लेगा। और जो है और फिर आने वाले दिनों में जो है अपने वो जो है उसका जो न्यूक्लियर उसको भी वो स्ट्रांग करेगा, और दुनिया में एक जो है वर्ल्ड पावर की तरह उभरेगा। और उसके जो भी वेपन्स वगैरह हैं जो उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया इस वार में, वो भी बिकेंगे, जो कि अमेरिका हर वार में करता था। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अमेरिकन जो है डिफेंस जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उसकी मार्केट भी आने वाले दिनों में डाउन होगी, क्योंकि जिस तरह से उसके वेपन्स आए हैं, जिस तरह से ईरान ने उस पर जो है अटैक किया है, और जिस तरह से उनके नुकसानात हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे आने वाली उसकी जो वेपन इंडस्ट्री उस पर भी बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें देखने वाली बात है कि जो इसको डेवलप करने में किन किन कंट्री का, देखिए कई कंट्रीज का नाम है कि रशिया ने भी सपोर्ट किया है, चाइना ने किया, और ये भी बात आ रही कि जो नॉर्थ कोरिया वो भी सपोर्ट कर रहा है, या कई उनको जो लंबी दूरी की जो भी उनकी मिसाइलें, अभी तो कितनी मिसाइलों का पता भी नहीं कि ईरान की और लंबी दूरी की भी मिसाइल हो सकती हैं, जिसको नॉर्थ कोरिया ने स्पेशली जो सपोर्ट किया है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, जिससे कि इसको अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। अभी जंग जैसे आगे बढ़ेगी वह उसमें ये चीजें निकल के आएंगी। जी जी बिल्कुल। हिमांशी जी, सीज फायर हुआ तो लग रहा था लोगों को कि अब हालात बेहतर होंगे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है अमेरिका की तरफ से भी, और ईरान भी साफ तौर पर ये कह रहा है कि पीछे नहीं हटेगा, तो और ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब कल की बातचीत क्या मुमकिन हो पाएगी, सही तरीके से हो पाए और उसका कोई हल निकल पाए? देखिए, ये एक नेगोशिएशन में ना एक चीज होती है कि आप नेगोशिएशन में जाने से पहले एक अच्छा माहौल बनाते हैं, जिसमें आप प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को अगर आप ज्यादा दबा सकते हैं तो आप एक बेहतर डील ले सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए माने जाते हैं कि वो इतने ज्यादा एक तो अप्रत्याशित रहते हैं कि उनका आप डिकोड नहीं कर सकते कि वो चाहते क्या है।
दूसरा ये उनकी आदत में है कि वो बयानबाजी करके उकसावा भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से बाकी पक्ष भी हैं, देखिए इसमें अगर आप देखें तो बहरीन ने एक चिट्ठी लिखी है थोड़े समय पहले, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसको चाइना और रशिया ने वीटो किया है। तो एक पक्ष वहां पे शुरू हो रखा है। चाइना भी कह रहा है कि इस तरह के हमले रोके जाने चाहिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शुरू हो गए हैं। लेबनान की तरफ से देखिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है कि वहां पर इतने जबरदस्त हमले हुए हैं। इजराइल बहुत क्लियरली कह रहा है कि हम एक क्रेडिबल पार्टनर पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और उसके बाद मुस्तफा खमेनेई साहब का जो बयान आया है कि हम नेगोशिएट करने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारा भी जो उंगली है वो ट्रिगर पे है और हम सॉवरेनिटी को लेके किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हर कोई इस समय अपना दबाव और अपना पक्ष रखना चाह रहा है ताकि अगर बातचीत तक पहुंचा जाए तो वहां पर पहली बात तो ये दोनों जो पक्ष हैं वो समझ लें कि ये क्या चाहते हैं, दूसरा दुनिया इनसे क्या चाहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, बल्कि इनके अलावा बाकी जो लोग हैं उनके भी हित। इस समय जो हालात हैं उससे देखिए पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। एनर्जी से एवरीबडी इज गेटिंग अफेक्टेड, इकोनॉमी से एवरीबडी इज गेटिंग अफेक्टेड। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि वार्ता जो है सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनकी ऑयल का जो बिजनेस था वो खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। टूरिस्ट वहां जाते थे, देखिए अभी इस समय टूरिज्म सब बंद हो जाएगा। ईरान बहुत क्लियर है कि वो हिजबुल्ला अगर उसमें बातचीत में शामिल नहीं होता है तो ईरान इससे बैकआउट कर जाएगा। अब अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि क्या वो इजराइल मना पाएगा। तो ये अब जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी देखेंगे, क्योंकि ईरान जितना दिलदार है, ईरान अपनी तरफ से काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको खोल देता है। और बिल्कुल, अब देखिए कल क्या होता है, क्या एक राय कायम हो पाती है या फिर तनाव इसी तरह बरकरार रहता है, बहुत अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।